नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश एक सलाम एमएसएमई के नाम, और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, देश की जीडीपी में लगभग 29% हिस्सा रखने वाला एमएसएमई सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। यह उद्योग ही है जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलता है। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में एमएसएमई की ग्रोथ का इंजन साबित हो रहा है। यही वजह है सरकार एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए नए उद्यमियों को सब्सिडी भी दे रही है। अगर आप भी ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें रिस्क भी कम हो और सरकार की मदद भी मिले, तो एमएसएमई से जुड़ सकते हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़े हुए हैं एएमएक्स बायोफ्यूल के सीईओ और फाउंडर चंचल सोनी। साथ ही भोपाल से लाइव हैं आईसेक्ट ग्रुप के डायरेक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी। चंचल सोनी जी और सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो एक सलाम एमएसएमई के नाम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं एएमएक्स बायोफ्यूल के सीईओ चंचल सोनी जी और आईसेक्ट ग्रुप के डायरेक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी। हम वो तमाम सवाल पूछने की कोशिश करेंगे जो बतौर दर्शक आपके मन में है, जो आप जानना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस लगाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। सबसे पहले चंचल सोनी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप शुरुआत में ही बायोडीजल के बिजनेस में कैसे आए? देखिए, बायोडीजल का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि मैं बहुत कुछ ऐसी संभावना ढूंढ रहा था कि एक ऐसे सेक्टर में हम लोग जाएं कि जहां पर बहुत सारी संभावना हो, लोगों को रोजगार मिले, सरकार के अंदर बहुत सारी चीज़ों को जीडीपी का सहयोग हो सके। एक ऐसा सेक्टर था, ये एनर्जी सेक्टर था और गवर्नमेंट इसके ऊपर धीरे धीरे ध्यान भी दे रही थी। तो हमें लगा कि इस सेक्टर में जाना चाहिए और इसके अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं और हम धीरे धीरे आज यहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं। जी, मैं इस पर आपसे और भी सवाल पूछूंगा। चूंकि अभी देश में कोरोना का कहर है, पूरी दुनिया कोरोना के कहर से जूझ रही है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी, आपसे जानना चाहता हूं, एमएसएमई सेक्टर की अगर हम बात करें तो कोरोना का इस सेक्टर पर कितना असर हुआ है? जी, ये बिल्कुल सही सवाल है इस मौके पे, क्योंकि जैसा आपने बताया, एमएसएमई सेक्टर पूरे देश की एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है। लगभग मैं कुछ आंकड़े आपको बताता हूं जिससे ये आपके दर्शकों को भी पता चलेगा कि एमएसएमई सेक्टर की अहमियत कितनी है। लगभग 6.3 करोड़ एमएसएमई इकाइयां हमारे देश में काम करती हैं, जो कि लगभग 11 से 12 करोड़ लोगों को सीधे रोजगार देती हैं और बहुत सारे घर और हाउस होल्ड जो है इस सेक्टर पर डिपेंड करते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी का ये 30% एमएसएमई सेक्टर काउंट करता है। और एक्सपोर्ट्स, जो कि हमारे जीडीपी का एक मुख्य अंग है, एक्सपोर्ट्स में भी ये लगभग 50% जो एक्सपोर्ट्स इंडिया से होते हैं वो एमएसएमई सेक्टर से होते हैं। तो एमएसएमई सेक्टर जो इतनी बड़ी भूमिका निभाता था भारतीय अर्थव्यवस्था में, उस पे कोरोना के कारण बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। 2 या 3 मुख्य जो बिंदु हैं, इसमें सबसे पहला एक लिक्विडिटी क्राइसिस खड़ी हुई है, जहां पे क्योंकि इनकम इस समय बंद है बट जो खर्चे हैं वो लगभग सारे चालू हैं, तो एक लिक्विडिटी क्राइसिस एमएसएमईज के सामने खड़ी हुई है। और दूसरा, जो लॉकडाउन के कारण लेबर डिस्प्लेस हुआ है और लेबर अपनी जगह से हट गया है, अपने अपने राज्यों में चला गया है, तो जब ये लॉकडाउन खुलेगा और जिन लोगों के लिए खुल गया है या आगे जिन लोगों के लिए खुलेगा, जब वो लेबर को वापस अपने इकाइयों में लाने के लिए कोशिश करेंगे, तो उस समय भी एक चैलेंज खड़ा होगा। तो इस समय एमएसएमई सेक्टर जो है एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, एक बहुत बड़ा संकट हमारे सामने है, जिसके लिए हमें काफी प्रयास करने होंगे। बिल्कुल, मैं लौट रहा हूं आपके पास। चंचल जी, आपसे एक सवाल। बायोडीजल, बहुत से लोगों ने शायद पहली बार ये नाम सुना होगा। बायोडीजल जो हमारा परंपरागत डीजल है उससे कैसे अलग है? बायोडीजल क्यों जरूरी है और इसका आप निर्माण कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं? देखिए, बायोडीजल क्यों जरूरी है, ये बहुत ही शानदार आपका सवाल है। बायोडीजल इसलिए जरूरी है कि आज आप देख रहे हैं कि एक जो अन्य पेट्रोल डीजल है वो हम क्रूड के ऊपर डिपेंड है। और क्रूड कहाँ पे से आता है? बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, गल्फ कंट्रियों से या कहीं से। और हमारी डिपेंडेंसी डॉलर के रूप में होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जो आज मोदी जी $5 ट्रिलियन का जो देख रहे हैं सपना,
वो इस तरीके से पूरा नहीं हो सकता। और बायोडीजल एक ऐसी चीज है कि जो हमारे पर्यावरण को सुधारता है, सल्फर और कार्बन की मात्रा को बिल्कुल कम करता है। दूसरी चीज ये कि हमारे देश के अंदर इतने सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं उसके। आप देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का कुछ इलाका, विदर्भ का, जहां देश के हमारे सड़क ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी जी आते हैं, जहां से वो खुद भी 5 बायोडीजल पंप लगाए हुए अपने खुद के। और वो आसपास के सोर्सेस जो कि सीड हुआ, रतन जोत के बीज हुए, या यूज कुकिंग ऑयल हुआ, या जितना भी वेस्ट मटेरियल्स हुआ, उन सबको इकट्ठा कर करके और एक बायोडीजल हमारे देश में ही निर्माण किया जा रहा है उन चीजों से जो स्क्रैप हो चुका है, जिनका यूज नहीं है। और वो एक आपने देखा होगा कि एक तेल जो होता है, जो खाने का तेल होता है, खाद्य पदार्थ, उसका जब फ्लेम निकलता है तो वो नॉर्मल फ्लेम होता है, और एक दूसरा जो तेल नहीं जलता है तो उसका ब्लैक कार्बन निकलता है। तो ये जो धुआं होता है, ये फ्लेम जो होता है, ये खराब नहीं होता है, ये अच्छा होता है हमारी ओजोन परत के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए। तो इससे एक तो हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान नहीं होता है। दूसरी चीज आपने पूछा कि इसके फायदे क्या हैं, तो ये मार्केट से 2 रुपये लीटर सस्ता भी दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके अंदर जीएसटी का रिबेट गवर्नमेंट दे रही है आपको, बहुत ही शानदार। सारे बड़े ट्रांसपोर्ट्स वाले, छोटे लोग, जो भी छोटे उद्यमी हैं जिनके पास में जीएसटी है, वो अपना परचेस बिल ले सकते हैं, अपने परचेस में दिखा सकते हैं, ठीक है। और बायोडीजल के अंदर आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी संभावनाएं इसके अंदर आज की तारीख में है। चंचल जी, मैं चाहूंगा आप एक बार फिर रिपीट करें कि अभी जो क्रूड से निकला हुआ डीजल है उससे कितना सस्ता आप बायोडीजल दे रहे हैं, ताकि दर्शक एक बार फिर से सुन लें इसको। देखिए, अभी जो क्रूड से निकला हुआ सस्ता जो मार्केट में आज की तारीख में, अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 68 रुपीज पर लीटर डीजल बिक रहा है, और हम 2 रुपए लीटर पर सस्ता दे रहे हैं इंक्लूडिंग जीएसटी। अगर कोई जैसे व्यक्ति है और वो अगर 12% जीएसटी का रिबेट लेना चाहता है तो वो जीएसटी का रिबेट भी ले सकता है वहां पर अपने परचेस में दिखा के, जो कि एक बहुत बड़ी छूट होती है आपके और हमारे लिए। एक जैसे ट्रांसपोर्टर है, आए दिन ट्रांसपोर्टर की कॉस्ट बढ़ती जाती है, परिवहन की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो ये कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, एक आम आदमी को कैसे सस्ता पड़े सारा परिवहन, इसमें बिल्कुल ठीक है। और अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 1 लीटर डीजल पर अगर 2 रुपए, तो गाड़ी में जो कि 30 से 40 लीटर का टैंक बनता है तो उसमें करीब 60 से 80 रुपए। लेकिन जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जिनके पास हैवी ट्रक्स हैं जिसमें कई 100 लीटर तेल आता है, वहां उनकी वो बहुत बचत हो सकती है और पर्यावरण की भी बचत है। मैं लौट रहा हूं चंचल जी आपके पास। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एमएसएमई सेक्टर के लिए जो स्किल डेवलपमेंट का काम होता था, उन संस्थाओं की नीति में क्या बदलाव आ सकता है? जी बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली हमारी जो संस्था है वो एमएसएमई और बड़े कॉरपोरेट्स के लिए ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट का काम बहुत सालों से कर रही है, और सरकार की भी यही नीति रही है कि हमें स्किल्ड मैन पावर को बढ़ाना है, जो कि इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से हम तैयार कर सकें। अब ये जो क्राइसिस खड़ा हुआ है, इसके बाद इसमें ये फर्क पड़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट पैटर्न होगी, जहां एक और इससे पहले हम देखते थे कि कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल, ये 2 बड़े सेक्टर थे जो लगभग बहुत बड़ा हिस्सा जो है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को एम्प्लॉय करने के लिए रखते थे। वहीं हमें ये देखना होगा कि क्या अब हमें उन जॉब रोल्स या उन पोजीशंस के लिए ट्रेनिंग करने की जरूरत है जिन पे शायद अगले 6 या महीने या 1 साल तक असर रहने वाला है, और हमें पूरे नीतिगत ये चेंज करना होगा कि हम उन सेक्टर्स के लिए लगातार जल्दी से अपने बदलाव लाके वहां पे मैन पावर तैयार करें जिसकी इमीडिएटली जरूरत हमें जून या जुलाई महीने से होने वाली है। हम देख रहे हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर में काफी इस समय रिक्वायरमेंट है, हम उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि ऑनलाइन और डिजिटल वर्ल्ड एक तरीके से एक्सप्लोड हो रहा है, और वहां पे भी अलग अलग सेक्टर में बहुत सारे स्किल्ड लोगों की जरूरत है, तो उन लोगों को भी तैयार करने का काम हम लोग कर रहे हैं, पर इसको और बड़े लेवल पे करने की जरूरत है। तो बेसिकली अब आने वाले समय में किन सेक्टर्स में थोड़ा कमी आएगी, कौन से इंडस्ट्री सेक्टर्स ज्यादा प्रमोट होंगे, और उसके हिसाब से उनको जब वो स्टार्ट करें ऑपरेशंस तो उनको स्किल्ड वर्कर इमीडिएटली करते हैं, अदरवाइज वो बहुत बड़ा जो है लॉस
हमारे लिए ला सकता है। बिल्कुल, और वो दोनों तरह से ला सकता है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट होगी, उस पर असर पड़ेगा, और दूसरी बात ये कि जो लेबर मूव कर चुका है अपने अपने इलाकों की तरफ, अब वो वापस आए, फिर वो जमावट, और वो उसमें वक्त लगेगा, और उसमें फिर नुकसान जाहिर बात होगा। ये अच्छी बात कही आपने सिद्धार्थ जी। मैं लौट रहा हूं आपके पास। चंचल जी, चूंकि बायोडीजल के हम फायदे के बारे में बात कर चुके हैं कि ये इकोनॉमिकली भी और एनवायरमेंट के लिए भी कितना आसान है और कितना फायदेमंद है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब तक बायोडीजल के बारे में जो लोग जानते होंगे वो सिर्फ दो शब्द जानते होंगे, एक जिसे हम हिंदी में रतन जोत कहते हैं और इंग्लिश में शायद हम उसे जाट्रोफा कहते हैं, तो उसी के बारे में जानते होंगे। लेकिन बीते कुछ दशकों में, कुछ सालों में हमने देखा है कि इसमें कुछ नई तकनीक और इजाद हुई, हमने कुछ और चीजों से भी बायोडीजल बनाना शुरू किया है। तो सिर्फ रतन जोत छोड़कर बाकी और किन किन तरीकों से बायोडीजल हम बना सकते हैं, और आप उनमें से कौन कौन से तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं अभी? देखिए, बायोडीजल बनाने के बहुत सारे तरीके, जिन भी ऐसे सीड्स हैं जिनका यूज खाद्य पदार्थों में नहीं होता है या जिन्हें फेंक दिया जाता है या सिंगल यूज उसका प्रोडक्ट है, तो उसके अंदर तो जिस भी ऑयल्स के अंदर लुब्रिकेंट्स होता है, जैसे मान के चलिए आप रतन जोत के अलावा भी बहुत सारे ऐसे बीज हैं जो जंगलों में बहुत रहते हैं। आप गन्ना देखिए, गन्ने के अंदर से इथेनॉल निकल रहा है। दूसरे आप बहुत सारे ऐसे सीड देखिए, करंज देखिए, करंज से निकल रहा है। नीम देखिए, नीम से निकल रहा है। यूज्ड कुकिंग ऑयल, जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं सिंगल डिप में काम करती हैं, ऐसा वो अपना निकालती हैं वेस्ट, और वेस्ट निकाल के बेच देती हैं। वो सारा सीड का जितना भी ऑयल होता है, उस सीड से हम ऑयल अलग करते हैं। ऑयल निकालने के बाद में उसको बायोडीजल में कन्वर्ट करते हैं, और लगभग करके अगर ऐसा देखा जाए तो लगभग 38 टाइप के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो रॉ मटेरियल आज की तारीख में हमारे हिंदुस्तान के अंदर इजी गोइंग अवेलेबल है, इजी अवेलेबल। हमारे देश के अंदर इतना बड़ा जंगल का सोर्सेस है जहां पर ये इतनी भारी मात्रा में उपज है। बिल्कुल। और चंचल जी, आज तक हमारी जो निर्भरता थी गल्फ के लिए कि हमें वहां से तेल चाहिए, खाड़ी से हमें तेल चाहिए, और वो अमीर दर अमीर होते गए, हम उनसे चीजें लेते गए और उसकी भारी कीमत हमने आज तक चुकाई है। ये बहुत अच्छी दिशा में कदम उठा रहे हैं आप देख रहे होंगे आज भी हम डिपेंडेंसी हमारी क्रूड के ऊपर है, हमारी डिपेंडेंसी गल्फ कंट्री पे है, हमारी डिपेंडेंसी अमेरिका जैसे देशों पे है। आज हम और मोदी जी और हमारी भारत सरकार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और उसको रेवेन्यू बनाने में लगी हुई है। वो कैसे होगा जब आप हमारे देश के अंदर ही अगर छोटे एमएसएमई उद्यमियों को तैयार किया जाएगा, छोटे छोटे उद्योग तैयार किए जाएंगे और उनको बड़ी तादाद में तैयार किए जाएंगे, तब जाकर के हम इस तरह की इकोनॉमी खड़ी कर पाएंगे। आप सोचिए कि हजारों लाखों की तादाद के अंदर एक इंजीनियर तैयार होता है हर साल, एमबीए पास आउट होता है। कहां जाएंगे ये लोग जॉब के लिए? आप देख रहे होंगे ऐसे लॉकडाउन के समय के अंदर नई जॉब गरीबी आ गई है, फिर से न जाने कितने लोगों की जॉब जाने के ऊपर तैयारी है। तो बहुत कुछ ऐसे क्राइसिस है, तो हर व्यक्ति को अपना कहीं बिजनेस ढूंढना होगा। और हमने जैसे सरकारें कहते भी हैं, पीएम भी कहते हैं, और बहुत अच्छी बात है कि आप जॉब सीकर मत बनिए, आप जॉब गिवर बनिए, आप मालिक बनिए, दूसरों को जॉब दीजिए। चंचल जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। सिद्धार्थ जी, आपसे एक सवाल मैं जरूर जानना चाहता हूं, ओवरऑल एमएसएमई सेक्टर एम्प्लॉयमेंट पैटर्न किस तरह से चेंज हो सकता है? जी, इसमें काफी कुछ बदलाव हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। जैसा मैंने बताया, 11 करोड़ लोगों का रोजगार एमएसएमई सेक्टर पे डिपेंड करता है। तो इसमें कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले, किस तरीके से लॉकडाउन ओपन होगा, उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट पैटर्न वापस जनरेट होगा। जैसे अगर हम अभी ये देख रहे हैं कि लगभग 25 से 30% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे लोगों ने काम करना वापस शुरू किया है, और वो भी वहां पे जहां पे एसेंशियल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो धीरे धीरे जब ये प्रतिशत बढ़ेगा और आगे चल के भी लगभग जो अभी परमिशन है वो 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तक की ही है, तो मैं ये समझता हूं कि अगला एक क्वार्टर, जो क्वार्टर जून में खत्म होता है, और उसके भी अगला क्वार्टर, 2 क्वार्टर हमें लगेंगे एम्प्लॉयमेंट पैटर्न को वापस 60 से 70% तक पहुंचाने के लिए। मैं तब भी यही नहीं कह रहा हूं कि 100% वापस पहुंच जाएगा। तो उस चीज को देखते हुए हमें एमएसएमई सेक्टर के लिए कोई जो सरकार ने कुछ कदम ऑलरेडी उठाए हैं, उनको वर्किंग कैपिटल लोन सिडबी की तरफ से दिया जा रहा है, जो एसेंशियल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ स्टिमुलस हमें एमएसएमई सेक्टर को देने होंगे, जहां पे अप्रैल से जून तिमाही के जो वेजेस हैं
उसके अनुरूप कोई लोन एमएसएमई सेक्टर को दिया जा सकता है। स्टिमुलस हमें जो है यहाँ पे प्लान करने चाहिए, जिससे कि ये जो कठिन 2 क्वार्टर हैं, अप्रैल से जून और जून से लेके सितंबर तक का जो महीना है, उसमें हम एमएसएमई को जो एक आंकड़ा ये कहता है कि लगभग 30 से 40% एमएसएमई अगर स्टिमुलस नहीं मिला तो वो परमानेंटली बंद हो जाएंगी, परमानेंटली उनका जो है काम बंद हो सकता है। उस सिचुएशन से हमें बचना है, क्योंकि अदरवाइज वो रोजगार पे बहुत बड़ा इंपैक्ट और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट छोड़ के जाएगा। मैं सिद्धार्थ जी लौट रहा हूं इस पर आपके पास, क्योंकि ये जो सेक्टर है ये जितना बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है, कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना के बाद जब हम हालत जब सुधरे और जब हम कम बैक करें तो फिर इन्हीं चीजों से हम बहुत ज्यादा हमें जूझना पड़े, उसके लिए हमें तैयार भी रहना होगा। मैं सिद्धार्थ जी लौट रहा हूं आपके पास। चंचल जी, आपने जब बायोडीजल की बात की तो यहां बहुत से ऐसे दर्शक हैं, बहुत से खासतौर पर ऐसे युवा हैं जो रोजगार तलाश रहे हैं, अब नई बिजनेस की राह देख रहे हैं। वो ये जरूर जानना चाहते होंगे कि अगर वो बायोडीजल पंप लगाना चाहते हैं, इस बिजनेस में वो चाहते हैं कि वो एंट्री करें, तो कितनी उसकी लागत आएगी, क्या क्या उनको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, और मुनाफा ऑब्वियसली हर कोई जानना चाहता है कि मुनाफा कितना होगा, उनको एक अंदाजा। स्टार्ट करना है, उसका फायदा कितना होगा, मैं आपको बताता हूं सर कि आप देखिए कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। 20 से 25 लाख रुपए में ये पंप लग जाता है, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके अंदर ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है। आप एक बेसिक पंप लगा करके 1 से 2 महीने में चालू हो जाता है, सारी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंटेशन फ्री हो जाते हैं। आपका फूड लाइसेंस हुआ, आपके डीएसओ के लाइसेंस हुए, डीएम ऑफिस के लाइसेंस हुए, फायर और छोटी मोटी 8-10 एनओसीज लगती हैं, वो सारी एनओसी कंप्लीट कर लेते हैं और तुरंत ये पंप चालू हो जाता है। दूसरी बात कि इसके अंदर 2 रुपये लीटर सस्ता होने के कारण आपके यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, फुटफॉल अच्छा रहेगा आपके यहाँ पे, हर कोई आपके यहाँ पे पंप पे माल लेने आएगा। रही बात, मैं आरओआई की बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मात्र 2000 लीटर भी अगर रोज माल बेचते हैं या 2 से 3 रोज बेचते हैं तो आप 5 से 10 हजार रुपए रोज कमा के जाते हैं साहब इसके अंदर। अब देखिए कि 1 साल के अंदर 25 लाख रुपए आपने लगा करके अगर 5 या 10 हजार रुपए रोज भी अगर आप कमा रहे हैं तो मान के चलिए 12 महीने के हिसाब से 1 महीने का हुआ 3 लाख, 12 महीने का हुआ 36 लाख रुपया। आपकी 100% आरओआई पूरी फ्री है। ऐसा कौन सा बिजनेस होगा जिसके अंदर 100% आरओआई 1 साल के अंदर रिटर्न मिले। दूसरी चीज कि ये सेक्टर इतना बड़ा हुआ है तो रोजगार के जो गवर्नमेंट रास्ते ढूंढ रही है और हर आदमी को बेनिफिट चाहिए, पर्यावरण को सटीकता चाहिए, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट, 2 रुपये लीटर सस्ता, 10 से 15% माइलेज अधिक है और मेक इन इंडिया के तहत आते हैं, तो बहुत सारी संभावना इस सेक्टर के अंदर है। ठीक, मैं चंचल जी इस पर आपसे एक छोटा सवाल और पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये तो बात हो गई उनकी जो बिजनेस लगाना चाहते हैं या बायोडीजल पंप लगाना चाहते हैं, लेकिन वो कस्टमर जो बायोडीजल को अब अपने डीजल से रिप्लेस करना चाहता है, वो 2 चीज जरूर जानना चाहेगा, एक माइलेज और दूसरी पावर। देखिए पावर इसके अंदर काफी अच्छा है, एक्चुअली में इसके अंदर लुब्रिकेंट ज्यादा होता है। सबसे पहली चीज मैं बता दूं आपको, तो लुब्रिकेंट थोड़ा ज्यादा होने के कारण इसके अंदर क्या होता है कि इंजन की जो क्षमता है वो ज्यादा बढ़ जाती है। हमें बार बार ऑयल चेंज नहीं करना होता है इंजन का, तो इसके अंदर जो सल्फर और कार्बन होता है वो कार्बन कम जमता है, तो इंजन की लाइफ जहां 1 लाख किलोमीटर चलना होता है वहां 2 लाख किलोमीटर चलेगा वो। ठीक है, तो एक दूसरी बात ये जहां अगर आपकी गाड़ी अगर आपकी 20 का एवरेज दे रही है तो मैं 100% श्योर हूं कि ये आपकी गाड़ी 22 या 23 का एवरेज देने लगेगी, यानी आपके गाड़ी के अंदर 15 से 20% का एवरेज माइलेज में इंप्रूवमेंट आएगा। रीजन ये आपने अच्छी बात बताई चंचल जी कि एक तरफ जहां पावर भी बनी रहेगी, दूसरी तरफ माइलेज में भी बढ़ोतरी होगी, और सबसे बड़ी बात एनवायरनमेंट को लेकर जो आपने बात कही है। मैं सिद्धार्थ जी आपके पास आ रहा हूं, और तब जबकि सरकार इस वक्त कोरोना से निपटने के लिए, कोरोना से इंडस्ट्रियल सेक्टर को बचाने के लिए हर किसी से सुझाव मांग रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर एमएसएमई सेक्टर के विकास के लिए आप सरकार को कोई सुझाव देना चाहें तो आप क्या देना चाहेंगे सुझाव? जी, कुछ 2 या 3 पॉइंट्स जरूर मैं उसमें बोलना चाहूंगा। पहली चीज तो सबसे बड़ी जो समस्या इस समय जो लिक्विडिटी की समस्या है, और मंथ ऑन मंथ जो हमें वेजेस देना है, हमें अपने सभी वर्कर्स का ख्याल भी रखना है,
और ये इंश्योर करना है कि वो किसी की भी जॉब इस क्राइसिस के चलते लॉन्ग टर्म में न जाए। तो और दूसरी चीज, नेचर ऑफ एमएसएमई, कई जगह ऐसा होता है कि मंथ टू मंथ ऑपरेशंस होते हैं, बहुत ज्यादा रिजर्व्स नहीं होते हैं कुछ इकाइयों के पास। तो हमें सबसे पहले एक वेजेस लोन के बारे में सोचना चाहिए जो कि कंसेशनल रेट पे दिया जाए, जो कि अप्रैल से जून का जो वेजेस का अमाउंट है उसके इक्विवेलेंट हो, और ये लोन जो है इजीली अवेल कर सके एमएसएमई इकाइयां। दूसरी चीज, हम इसमें जो सिडबी ने अभी वर्किंग कैपिटल लोन चालू किया है जो कि लगभग 5% पे है, पर वो सिर्फ उन्हीं एजेंसीज के लिए है जो कि एसेंशियल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो उसका दायरा भी हम बढ़ा सकते हैं जिससे कि और भी ज्यादा लोगों को इसका जी स्टैट्यूटरी पेमेंट्स हैं उसमें जो 1 महीने या 1.5 महीने 2 महीने मैक्सिमम तक का अभी बेनिफिट दिया है, जैसे पीएफ ईएसआई ग्रेच्युटी है, उसको शायद बढ़ा के हम 4 या 5 महीने का बेनिफिट डेफर कर सकते हैं, जिससे कि लिक्विडिटी बेसिकली एमएसएमईज के पास बना रहे और उसमें पूरी तरह से उनके पास कैश का अभाव ना हो। तो ये 3 सुझाव मेरी तरफ से रहेंगे। बिल्कुल। चंचल जी, आपसे एक सवाल, आने वाले वक्त में बायोडीजल के क्षेत्र में क्या संभावनाएं आपको यहां से नजर आती हैं? और दूसरा, क्या ऐसी कोई चीज है जो हमारे दर्शक या वो लोग जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो बायोडीजल पंप खोलना चाहते हैं, अगर वो जानना चाहते हो तो? जी बिल्कुल। देखिए, बायोडीजल इंडस्ट्री के अंदर संभावना बहुत सारी है। गवर्नमेंट को थोड़ी सी सरलता लाने की जरूरत है। हर सेक्टर के अंदर, आप जानते हैं बायोडीजल एक एनर्जी सेक्टर है और एनर्जी सेक्टर हमारे आउटसोर्सेस के आसपास में आता है। गवर्नमेंट, नितिन गडकरी साहब खुद पिछले कई बार कहते आए हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर मालवा, निमाड़ और विदर्भ, महाराष्ट्र का जो एरिया है, यहाँ के जो जंगल है, यहाँ के जंगल का जो मिट्टी का जो पीएच लेवल है वो है 6। यहाँ पे हम बायो एविएशन फ्यूल बना सकते हैं सर। इतनी सारी संभावना है यहाँ पे बायोडीजल इंडस्ट्री के अंदर। अगर बायो एविएशन फ्यूल बनेगा, तो जब बायो एविएशन फ्यूल बनेगा तो आप सोचिए कि जो फ्लाइट आज आप 4,000 रुपए में इंदौर से दिल्ली का अगर टिकट बुक कर रहे हैं तो उस टिकट की कॉस्ट कम होगी, क्योंकि हमें बाहर की कंट्रियों पे डिपेंड नहीं रहना है और हमें यहाँ सस्ता मिलेगा। तो स्वाभाविक है कि हमारी कॉस्ट कटिंग होगी। दूसरी बात, बायोडीजल के बारे में मैं दर्शकों को यही कहना चाहता हूं, आपके सारे दर्शकों से ये कहना चाहता हूं कि एक बार बायोडीजल पंप पे जाइए, बायोडीजल लीजिए। एमएक्स बायोडीजल, खासकर एमएक्स बायोडीजल, मैं दूसरी लोगों की बात नहीं करता क्योंकि वो लोग क्या बेच रहे मुझे नहीं पता, बट एक्चुअली में 100% बायोडीजल, G9 बायोडीजल कंपनियों के पास जाएं, उनसे लें और उनको समझें कि आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। ठीक, और एक बार उसको यूज करके जरूर देखें और फिर उसके बाद अपनी राय बनाएं। चंचल जी ये बात कह रहे हैं, और बिल्कुल जैसा एक बिजनेसमैन कहता है कि आप एक बार प्रोडक्ट लें, आजमाएं और फिर उसके बाद भरोसा करें, वही चंचल जी कह भी रहे हैं। चंचल जी, सिद्धार्थ जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और 2 अलग अलग सेक्टर्स पर, एक तरफ जहां बायोडीजल, दूसरी तरफ एमएसएमई में क्या चीजें हैं, क्या संभावनाएं हैं, फिलहाल क्या परेशानियां हैं, क्या सुझाव हो सकते हैं, कैसे ये सेक्टर कोरोना के बाद भी मजबूती से खड़ा रहे, हम आज यही जानने की कोशिश कर रहे थे। एक बार फिर आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।